एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग तो हम समझते हैं, दैट इज जब हम टोटली इंटरेक्ट होते हैं विद द ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल पे जब हम इंटरेक्शन करते हैं थ्रू द मोबाइल, थ्रू इंटरनेट, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो होल वर्ल्ड है ये एक छोटा सा क्या बन गया? विलेज। हम किसी भी कोने में बैठे हम इंटरेक्शन कर सकते हैं विद ऑल ओवर द कंट्री, नॉट ओनली थ्रू द इंडिया। यहाँ ये स्टार्टिंग कंसेप्ट कहाँ से हुआ, हम पहले इसमें वो देखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। हाँ, अलग अलग कंट्रीज में पहले प्रोडक्शन कैसे होती थी। पहले हमारी कंट्री में क्या आई? एमएनसी। एमएनसी का मतलब क्या था? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। उनके आने से पहले हमारी प्रोडक्शन की क्या कंडीशन थी, उनके आने के बाद हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन की कंडीशन क्या थी। अब एमएनसी होती क्या है? एमएनसी एक मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जिन्होंने प्रोडक्शन के जो प्रोसेस को उन्होंने क्या कन्वर्ट किया कि इट हैज बीन डन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पहले क्या होती थी, इनके आने से पहले जो भी हमारी प्रोडक्शन थी वो सिर्फ विद इन वन कंट्री ही लिमिटेड थी। हमारी इंडिया एज ए क्या काम करती थी? कॉलोनी काम करती थी, ये तो हम सारे जानते हैं। जब इंडिया हमारी बिल्कुल भी फ्रीडम में थी तो वो एज ए कॉलोनी काम करती थी थ्रू द फॉरेन कंट्रीज। मेनली इसमें कौन सी आ जाती थी? ब्रिटेन आ जाती है। और क्या करती थी? इंडिया से रॉ मटेरियल कहाँ पे जाता था? फॉरेन कंट्री में जाता था, और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के कहाँ पे आता था? हमारे इंडिया में आता था। मीन्स रॉ मटेरियल यहाँ पे जाता था, फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे आता था। लेकिन जो प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन का जो सारा प्रोसेस था, प्रोडक्शन क्या होती है? ये वो प्रोसेस होती है जिसमें एक रॉ मटेरियल को किस पे कन्वर्ट किया जाता है? फिनिश्ड गुड में प्रोडक्ट कन्वर्ट किया जाता था। ये जो सारी प्रोडक्शन थी ये जिसमें विद इन वन कंट्री तक ही सीमित थी, और सिर्फ हमारा जो एक दूसरे कंट्री के साथ डील होता था वो विद द हेल्प ऑफ क्या होता था? ट्रेड होता था। ट्रेड मतलब व्यापार करना, इसको हम बोलते हैं। जैसे इंडिया में कैसा होता था व्यापार? यहाँ से रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्री में गया, ये हमारा क्या इंडिया एक्सपोर्ट करती थी, और वहां से इंपोर्ट हो गई फिनिश्ड गुड्स क्या आता था? इंडिया में आता था। लेकिन फिर थ्रू द टाइम पीरियड हमारे यहाँ पे कौन है? एमएनसी है। एमएनसी मीन्स द मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस था वो एक ही कंट्री में लिमिटेड ना करके उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में क्या करती है? स्कैटर कर दिया, मतलब उसको बिखेर दिया। इसका मेन मोटिव क्या था? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करना? रिड्यूस करना, प्लस मिनिमम ऑफ द वेस्टेज। तो एमएनसी ये देते थे, अगर एक प्रोडक्ट था उसको बनाने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस चाहिए थी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, कोई कार ही ले लो। अगर हमने कार मैन्युफैक्चर करनी होती है, सबसे पहले हमें कार के क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट क्या चाहते हैं? पार्ट्स चाहिए होते हैं। जैसे उसकी व्हील्स होगी, उसका इंजन हो गया, उसमें कौन सा साउंड सिस्टम लगेगा, उसमें कौन सा स्टीयरिंग लगेगा, जो जो उसकी में टेक्नोलॉजी यूज होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए? पार्ट्स हो गए। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया जो कि कार के लिए क्या करता है? एज ए रॉ मटेरियल काम करता है। फिर उसको असेंबल करके एक जगह पे हमने कार की क्या कर दी? प्रोडक्शन शुरू कर दी। फिर उसके बाद क्या किया? हमने उसको जाके किसी और मार्केट में जाके क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्या पहले क्या होता था? जो कार बनती थी वो एक ही एरिया में बनती थी, लेकिन उन्होंने एमएनसी के एडवांस से क्या हुआ कि उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और वहां वहां से उन्होंने डिवाइड किया जहां पे उनकी कॉस्ट क्या बढ़ती थी? हमें चीप पड़ती थी, रीजनेबल पड़ती थी। एमएनसी का मतलब ही क्या होता है? ये वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्शन करती है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसके कारण जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या बन गई? कॉम्प्लेक्स बन गई। चीप जरूर बनी, उनमें उनका मेन मोटिव था कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्लस अपने प्रॉफिट को क्या करना? इंक्रीज करना। लेकिन इसके साथ जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या कन्वर्ट हो गया? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे कि हमारी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तैयार करते हैं। तो उन्होंने अपना क्या किया? पहले अपने यूनाइटेड स्टेट में रिसर्च, अपने वहां के रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के कैबिन में, वहां रिसर्च सेंटर में उन्होंने एक क्या बनाया? यूनिट बनाया, जिसमें उसमें इन्होंने क्या क्या रफली सा एक डिजाइन तैयार किया। डिजाइन करने के बाद उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इनकी क्या की? रिसर्च की। उन्होंने देखा कि जो इसके रॉ मटेरियल के मेन मेन जो पार्ट, उसका डिजाइन डिसाइड करने के बाद जो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स असेंबल करेंगे वो कहाँ से किए जाएंगे? चाइना से किए जाएंगे। रीजन, जो चाइना की टेक्नोलॉजी होती है वो क्या पड़ती है? चीप पड़ती है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा। उसके बाद उन्हें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स असेंबल करके फिर वो कहाँ पे लेके गए? मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। रीजन, वो जो एरिया था वो क्या था? वहां पे
उनको इकट्ठा क्या किया, असेंबल करके उस इंडस्ट्रियल प्रोफोमे का क्या तैयार किया, डिजाइन वहीं पे तैयार किया गया। क्यों? वहां की जो लोकल मार्केट थी, वहां पे इस प्रोडक्ट की क्या थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी, उनको इंपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम पड़ रहा था, प्लस उनको जो मार्केट में वहां पे जो सरप्लस मिलना था, वो क्या प्रॉफिट क्या मिलना था, बहुत ज्यादा हाई मिल रहा था। अब प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट को जाके हमने सेल भी कर दिया, कहाँ पे जाके कर दिया, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में। लेकिन आजकल की मॉडर्न इरा में उसके बाद क्या चाहिए होते हैं, कस्टमर केयर सर्विसेज। सर्विसेज द मोस्ट इंपोर्टेंट, गारंटी वारंटी सर्विसेज आ जाती है, 1 ईयर सर्विसेज आती हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट को और भी क्या बनाती है, इंपॉर्टेंट बनाती है, ताकि हमारे प्रोडक्ट के लिए जो इसकी फ्यूचर में डिमांड है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो उन्होंने फिर बाद में कस्टमर केयर सर्विसेज को हैंडल करने के लिए किसको चुना, हमारी इंडिया को चुना। क्यों चुना? क्योंकि जो हमारे इंडिया में यहाँ पे जो टेक्नीशियंस है, जो यहाँ पे इंजीनियर है, वो क्या है, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड होने के साथ उनको पूरे के पूरे इक्विपमेंट की बहुत अच्छी क्या होती है, नॉलेज होती है, जिसके कारण वो अगर कोई भी कस्टमर उनको कंप्लेन करता है, वो अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। प्लस उनकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है, वेल एजुकेटेड के साथ वो क्या होती है, बहुत ज्यादा ईजी होती है, बहुत ज्यादा फ्लुएंट होती है, जिसके कारण प्रोडक्ट क्या पड़ गया, उनको चीप पड़ गया। इसके बाद हमारे है फैक्टर अफेक्टिंग एमएनसी। अगर किसी भी कंट्री ने, फॉरेन कंट्री ने यहाँ पे एमएनसी लगानी है, किसी भी नेशन ने किसी दूसरी कंट्री में जाके एमएनसी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से जो मेजर फैक्टर है वो ध्यान में रखे जाते हैं। सबसे पहले क्या है, मार्केट, कि जो हमारी मार्केट है, यहाँ पे हमने जाके प्रोडक्ट को परचेज करना है या सेल करना है, वो इजिली अचीवेबल हो, उनमें यहाँ वहां पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, और वहां पे जो हमारे रॉ मटेरियल है वो इजिली क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, और वहां की जो लेबर है जो हमें चाहिए अब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, हमें स्किल्ड मतलब एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लेबर, दोनों टाइप्स की लेबर चाहिए, वो भी क्या अवेलेबल हो जाए, इजी रेट पे अवेलेबल हो जाए। प्लस वहां की जो गवर्नमेंट है वो हमारे का साथ क्या करे, कोऑपरेट करे, उनकी पॉलिसीज को हम माने और हम उनकी पॉलिसीज को प्रॉपरली मैच करके चले। ये मेन फैक्टर है। कई बार किसी जगह की गवर्नमेंट डिनाई कर देते कि हमें ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, फिर वहां पे सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना। अगर ये फैक्टर्स हमें इजी अवेलेबल हो सकते हैं, तो हमारी जो एमएनसी है वो अच्छे ढंग से अपना बिजनेस क्या कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अब एमएनसी कोई फॉरेन ब्रांड ने हमारे इंडिया में आके प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, या फिर चाइना में करना है, जहाँ पे मैक्सिको में करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, किस ढंग से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ वो इंटरकनेक्ट करेंगे। इट इज डन थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मनी होता है। जब कोई भी एक कंट्री, कोई भी हो गए, अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर कोई भी एक कंट्री, कोई भी एक कंट्री, जैसे कि हम लगा लेते हैं अमेरिका, अगर कोई भी अमेरिका हमारी इंडिया में एंटर करना चाहती है, तो उसका एंटर करने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब मनी को लगाना, इन्वेस्ट करना, कहाँ पे करना, हमारे इंडिया में करना। चाहे वो यहाँ पे लैंड परचेज करके करे, चाहे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी परचेज करके करे, यहाँ जहाँ पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके करे, जहाँ पे लेबर हायर करके, कैसे भी इंडिया में हमारा पैसा लगाए। इसमें एक हमने जस्ट एग्जांपल लेती है, कोई भी वन कंट्री अगर दूसरी कंट्री में जाके कोई भी मनी इन्वेस्टमेंट करते किसी भी फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक कंट्री कौन सी है, इंडिया। इंडिया के लिए जितनी भी और कंट्रीज है, चाहे चाइना है, चाहे यूएस है, चाहे रशिया है, चाहे जापान है, वो क्या हमारी फॉरेन कंट्री है। तो जो भी पैसा एक कंट्री दूसरी नेशन, एक नेशन दूसरी नेशन में लगाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास 3 डिफरेंट वेज होते हैं। फर्स्ट क्या है, कोलैबोरेशन लोकल मार्केट। कोलैबोरेट मतलब क्या होता है, ज्वाइंटली किसी भी लोकल मार्केट के साथ क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी भी कंट्री के साथ जाके क्या कर देना, हैंड ज्वाइन कर देना। लोकल मार्केट जिस कंट्री में वो जाके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है मारुति सुजुकी की। जो एक सुजुकी है, एक कार कंपनी है, ये कौन सी हमारी जापानीज कंपनी है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी एक मारुति है, ये कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी है। इन्होंने आपस में कोलैबोरेट होके एक नई कंपनी लॉन्च की थी, जो क्या है, मारुति सुजुकी कंपनी। इसका जो बेनिफिट हुआ था वो सिर्फ जापानीज कंट्री को नहीं हुआ था, दोनों ही कंट्री को हुआ था। अब जापानीज कंट्री का मेन मोटिव क्या था, टू इंक्रीज द प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए उन्होंने इंडिया में क्या की, कोलैबोरेशन की, हमारे इंडिया के साथ की। अब इंडिया को इसके साथ क्या बेनिफिट हो रहा था, एक तो वहां से आके बेटर टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया में एंटर की। हमारे इंडिया के पास अच्छी टेक्नोलॉजी, फॉरेन जापानीज की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा क्या है, एडवांस है।
प्लस इंडिया के पास क्या इंक्रीज हुई, फंडिंग इंक्रीज हुई, मनी इंक्रीज हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आया, जिस करके वो अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है बाय द लोकल मार्केट। इसमें क्या होती है, जो एक नेशन होती है वो दूसरी नेशन के चले चलाए बिजनेस को क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, उसके एसेट्स, लाइबिलिटीज, मार्केट, ब्रांड नेम सब कुछ क्या कर लेती है, खरीद लेती है। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि उनको वहां यहाँ पे आके कोई नया बिजनेस स्टेब्लिश फ्रॉम द जीरो पॉइंट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होता। दूसरे कंट्री का रनिंग बिजनेस चला कर लेना जो कि वेल स्टेब्लिश्ड है, अपने ब्रांड नेम के आगे उसको क्या करना शुरू कर देना, सेल करना शुरू कर देना। कोई भी एफर्ट्स नहीं, ना लैंड लेने के, ना मशीनरी लगाने के लिए, ना प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, ना ही नई क्या बोलते हैं लेबल हायर करने के लिए। क्या होता है, दूसरी कंपनी का वो ओनर बन जाते हैं, उसके इंप्लाइज दूसरी इंप्लाइज में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कारगिल फूड एंड प्रकार फूड। जो कारगिल फूड थी ये कौन सी कंपनी है, एक अमेरिकन एडिबल ऑयल की कंपनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इतनी वेल्थियर कंट्री होती है कि ये इनकी जो टर्न होती है वो नियर बाय डेवलपिंग कंट्री की नेट इनकम के इक्वल होती है, नेशनल इनकम में। उन्होंने हमारे इंडियन की प्रकार जो कि हमारी रिफार्मिंग ऑयल थी उनको क्या कर लिया, परचेज कर लिया। वो भी बहुत वेल रेपुटेड कंपनी थी, लेकिन उसके सारे प्रोडक्ट अब किसके अंडर शुरू हो गए, कारगिल फूड। अब जो कारगिल फूड है इट इज द ओनली वन लीडर, मोनोपोली इसकी बन चुकी है। अब ओनली वन प्रोड्यूसर एडिबल ऑयल ओवर द कंट्रीज। नेक्स्ट है प्लेसिंग द ऑर्डर। इसमें क्या करती है, ना ही एमएनसी किसी के साथ ऑर्डर कोलैबोरेट करती है, ना ही उसका बिजनेस हायर करती है, क्या करती है, ना ही किसी को अपने साथ पार्टनरशिप में एंटर करती है, ना ही किसी को हायर करती है। वो क्या करती है, ऑर्डर प्लेस कर देती है। प्रोडक्ट सेल कौन करेगी, मेन एमएनसी सेल करेगी, लेकिन वो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए किसको ऑर्डर प्लेस कर देती है, लोकल मार्केट्स को, जिसमें मेन इसमें क्या चलते हैं, होजरी प्रोडक्ट, फुटबॉल, स्पोर्ट्स वियर, ये सारे इसके अंडर आ जाती है। जैसे कि एक इसकी एग्जांपल है नाइकी की। नाइकी क्या है, ये स्पोर्ट्स शूज बनाते हैं, स्पोर्ट्स वियर बनाते हैं। ये क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कराते हैं, जिसमें चाइना भी शामिल होती है, इंडोनेशिया भी शामिल होती है, और इसमें वियतनाम नाम की कंट्री भी शामिल होती है, क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्शन होती है वो चीप क्वालिटी होती है। प्रोडक्ट उनको प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले वो अपनी नॉर्म्स कंडीशन बता देते हैं कि उनके स्पोर्ट्स जो शूज होते हैं वो कौन सी क्वालिटी के होने चाहिए, उनकी कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी उसमें टेक्नोलॉजी यूज करनी है। उन शूज के ऊपर अपना ब्रांड नेम लाके वो क्या करती है, मार्केट में जाके सेल करती है। और ये दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग फैक्टर इन द स्पोर्ट्स मार्केट सिस्टम्स। ये थे थ्री वेज जिसके कारण जो प्रोडक्शन है थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट होती है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस